अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार नावल लेकर आई हूँ जिसका नाम है ज़िद्दी इश्क और जिसे लिखा है हुरैन फातिमा ने। तो आइए शुरू करते हैं। सुनो, तुम सिर्फ मेरी हो और मेरे लिए ही बनाई गई हो। तुम किसी और की नहीं हो सकती। सुन रही हो ना मेरी बात? तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। हर बार तुम चुप रहती हो और मैं चुपचाप चला जाता हूँ, लेकिन इस बार मुझे तुम्हारा इकरार चाहिए और मैं तुम्हारा इकरार सुने बगैर वापस नहीं जाऊँगा। समझी तुम? बोलो यार, कुछ तो बोलो। क्यों तड़पाती हो तुम मुझे इतना? क्या तुम्हें मेरी हालत पर ज़रा भी रहम नहीं आता? किसी और की मत हो जाना तुम, जीते जी मर जाऊंगा मैं। वो रोज़ाना की तरह आज फिर से मोहब्बत से उसका हाथ थामे अपनी मोहब्बत का इकरार मांग रहा था, लेकिन वो आज फिर हमेशा की तरह खामोश थी। साकित सी नज़रों से उसे घूर रही थी। क्या तुमने हर बार कुछ ना बोलने की कसम खा रखी है? बोलो यार, कुछ तो बोलो। आज मुझे तुम्हारा इकरार चाहिए। कौन हो तुम? आखिरकार मुकाबिल की चुप्पी भी टूटी। क्यों रोज़ाना मुझे परेशान करते हो? आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैं तुमसे तुम्हें चाहता हूँ, बड़ी सुकून से जवाब दिया गया था। सबा सबा, उठ जाओ बेटा, नमाज का टाइम जा रहा है। उठो मेरी गुड़िया और नमाज अदा कर लो। इससे पहले कि सबा उसे कुछ कहती, उसे अपने नाम की पुकारें सुनाई दी और वह जल्दी से उठकर बैठ गई। जी मामा जानी, उठ गई हूँ, आप बेफिक्र रहें, मैं नमाज अदा कर लूँगी। उफ़ अल्लाह, ये क्या था सब? आखिर ये ख्वाब क्यों मुझे रोज़ाना रोज़ाना आते हैं? ये ख्वाब मेरी जान क्यों नहीं छोड़ते? ये ख्वाब मुझे पागल कर देंगे। और जो लड़का रोज़ाना मेरे ख्वाब में आकर मुझसे अपनी मोहब्बत का इकरार मांगता है, वो कौन है? मैं तो उसे जानती भी नहीं। उफ सबा, ये सोचना छोड़ और जल्दी से भाग, नमाज का टाइम जा रहा है। वो खुद से बड़बड़ाती जल्दी से वज़ू करने वॉशरूम की जानिब भागी। नमाज अदा करने के बाद काफ़ी देर अपने रब की हुजूर सजदा गो रही, फिर उठकर बड़ी मोहब्बत से कुरान पाक की तिलावत की और किचन में अपनी मामा का हाथ बटाने चली गई। किचन में जाते ही उसने सबसे पहले अपनी मामा के दोनों गालों पर मोहब्बत से बोसा दिया। बेटा, आज तुम ये सब छोड़ो और जल्दी से जाओ कर तैयार हो जाओ। आज तुम्हारा किसी कॉलेज में इंटरव्यू है ना, कहीं देर ना हो जाए। आज नाश्ता मैं बना लेती हूँ। मामा जानिए, आप परेशान ना हो, अभी बहुत टाइम है। मैं आपकी मदद करने के बाद भी आराम से तैयार हो सकती हूँ। आप सुकून से यहाँ बैठे, मैं फट से नाश्ता बनाती हूँ, फिर मिलकर करते हैं। वो पास पड़ी कुर्सी उठाकर उस पर अपनी मामा को बैठाकर मोहब्बत से बोली। माजी, जीनत बेगम अपनी माँ बाप की इकलौती बेटी थी। जीनत बेगम की पैदाइश के दौरान उनकी माँ इन्हें इस दुनिया से छोड़कर चली गई। इनके जाने के बाद जीनत बेगम और उनके वालिद अहमद साहब तन्हा हो गए थे, लेकिन जल्द ही अहमद साहब ने खुद को संभाल लिया और जीनत बेगम की माँ और बाप दोनों बनकर अच्छे से परवरिश की। वक्त का काम है गुजरना और वक्त गुजर गया। जीनत बेगम भी अपनी जवानी में कदम रख चुकी थी। वो अपनी उम्र से ज़्यादा समझदार और सुलझी हुई खातून थी। यही कहना बेहतर होगा कि वक्त इंसान को सब कुछ सिखा देता है। जब अहमद साहब बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगे तो उन्होंने दरमियान में ही अपनी पढ़ाई को खैरबाद कह दिया। माँ को तो वो पहले ही खो चुकी थी, लेकिन अब बाप को खोना नहीं चाहती थी। अहमद साहब ने जीनत बेगम को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने अहमद साहब की एक बात न सुनी और अपनी बात पर कायम रही। मामा जानी, अब मैं इंटरव्यू के लिए निकलती हूँ, आप मेरे लिए बहुत सारी दुआएं कीजिएगा, मैं कामयाब होकर लौटूँ और ये जॉब मुझे मिल जाए। फ़ी अमान अल्लाह, खैर से जाओ, खैर से आओ मेरी जान, अल्लाह ताला तुम्हें हर मकसद में कामयाब करे। जीनत बेगम ने बेटी को दिल से दुआएं दी। मामा जानी, अगर मुझे थोड़ा लेट हो जाए तो आप परेशान मत होइएगा, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगी। वो माँ से ढेरों दुआएं लेकर घर से निकल गई। या अल्लाह, प्लीज़ मुझे ये जॉब मिल जाए, मेरी माँ की टेंशन्स भी थोड़ी कम होंगी, इन्हें किसी के सामने हाथ फैलाना ना पड़े। वो दिल ही दिल में दुआएं कर रही थी कि इतने में टैक्सी कॉलेज के बाहर आकर रुक जाती है, तो वो टैक्सी वाले को किराया देती है और एक गहरा सांस लेकर कॉलेज के अंदर बढ़ जाती है। कॉलेज के अंदर दाखिल होते हुए सबसे पहले कॉलेज की बिल्डिंग को देखती है और देखती ही रह जाती है। कॉलेज जितना बाहर से अच्छा था, अंदर से इससे भी बढ़कर अच्छा था और अपनी मिसाल आप था। वो कॉलेज की बिल्डिंग को सराए बगैर न रह सकी। वो अपनी सोचों में गुम थी कि अचानक उसे याद आया कि उसे तो प्रिंसिपल के ऑफिस का ही नहीं पता। उसने इधर उधर देखा, थोड़े फासले पर उसे स्टूडेंट्स का एक ग्रुप नज़र आया तो वो उनकी तरफ बढ़ी। एक्सक्यूज़ मी, क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कि प्रिंसिपल का ऑफिस किस तरफ है? शायद वो लोग अपने ही आप में मगन थे, इसलिए एक तरफ उंगली से इशारा करते हैं तो वो भी उन लोगों का शुक्रिया अदा करती है और उस तरफ बढ़ जाती है। ऑफिस का दरवाज़ा खोलने से पहले उसने अच्छी तरह से अपना हिजाब ठीक किया और ऑफिस का दरवाज़ा खटखटाया। यस कम इन, अंदर से खूबसूरत सी निस्वानी आवाज़ आई। अपने धड़कते दिल के साथ उसने दरवाज़ा खोला और अंदर की जानिब बढ़ गई। कॉलेज के प्रिंसिपल मिसेस मरियम शाह किसी फाइल पर झुकी कुछ पढ़ने में मसरूफ़ थी। सबा जैसे ही ऑफिस में दाखिल हुई, उन्होंने नज़रें उठाकर सबा की तरफ देखा, जो देखने में काफ़ी नर्वस लग रही थी। अस्सलामु अलैकुम मैम। वो जल्दी से खुद को कंपोज करती मिसेस मरियम शाह को सलाम करती है। वालेकुम अस्सलाम, आए बैठें बेटा।
मरीम शाह के कहने पर वो उनके सामने वाली चेयर पर बैठ गई और जल्दी से अपना बैग और फाइल्स सामने पड़ी मेज़ पर रख दी। सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं, मिसेस शाह बोली। जी मैम, हम मिल ही पहली बार रहे हैं। वो एक्चुअली मैंने आप कुछ दिन पहले अखबार में आपके कॉलेज का ऐड पढ़ा था जिसमें एक टीचर की ज़रूरत का बताया गया था, तो मैं आज इसी सिलसिले में आई हूँ मैम। वो फाइल मिसेस शाह के सामने आगे बढ़ाकर बोली। मरीम शाह ने फाइल को खोलकर उसे देखना शुरू कर दिया और कुछ देर बाद बोली, मिस सबा, आपका तालीमी रिकॉर्ड तो काफ़ी अच्छा है और इम्प्रेसिव भी है, लेकिन हमने न्यू टीचर अब हायर कर ली है। अब हमें मज़ीद स्टाफ की ज़रूरत नहीं है। इससे पहले कि वो कुछ कहती, धड़ाम से ऑफिस का दरवाज़ा खुलता है और कोई ऊंची आवाज़ में बोलता हुआ अंदर दाखिल होता है, मामा आखिर आप कब तक फ्री होंगी? मैं कब से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। बस अब मुझे नहीं पता, आप चलें मेरे साथ। सबा ने आवाज़ सुनकर अपनी झुकी हुई पलकें उठाकर बोलने वाली की हस्ती की तरफ देखा, जो ब्लैक थ्री पीस पहने, बाल जाल से ठीक किए, झुंझुलाया हुआ सा था। उसने फिर से अपनी नज़रें झुका ली। ईशान, कभी तो आराम से बात कर लिया करो। वो हमेशा तुम जल्दी में ही होते हो। अभी मैं कुछ बिज़ी हूँ तो तुम दोनों ही चले जाओ। यार माहिर, तू ही कुछ बोल, तुझे क्यों साथ लाया हूँ मैं? वो अपने साथ खड़े माहिर को भी मुखातिब करके कहता है। आंटी जी, इसने कब से मेरा सर खाया हुआ है, प्लीज़ आप इसके साथ चलें वरना ये मेरा जीना हराम कर देगा। अच्छा ठीक है, तुम दोनों चुपचाप यहाँ बैठ जाओ, मैं फ्री होकर तुम दोनों से बात करती हूँ। जी तो मिस सबा, सॉरी मैं आपको ये जॉब नहीं दे सकती। मरीम शाह इन दोनों को बैठने का कहकर कुछ सबा की तरफ मुतवज्जो हुई। प्लीज़ मैम, मुझे इस जॉब की बहुत ज़रूरत है, मैं आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। प्लीज़ मैम, आप मेरा यकीन करें। ईशान, जो कि अपने मोबाइल में मसरूफ़ था, एकदम से आंखें उठाकर उस मासूम सी लड़की की तरफ देखता है जिसकी आंखों में नमी तैर रही है। कितनी बेबसी और इल्तिजा थी उसकी आंखों में। वो सोचने लगा, पता ही नहीं ये लड़की कितनी मजबूर है। मामा, कोई प्रॉब्लम है क्या? जब उससे रहा ना गया तो अपनी माँ से पूछ ही लिया। ईशान के पूछने पर मरीम शाह ने फ़ाइल उसकी तरफ बढ़ा दी। ईशान और माहिर, जो कि मरीम शाह की साइड वाली चेयर पर बैठे थे, फ़ाइल की तरफ मुतवज्जो हो गए। मामा, रिकॉर्ड तो काफ़ी अच्छा है, मसला क्या है? बेटा, मसला ये कि जिस सीट के लिए इन्होंने अप्लाई किया था वो सीट मुकम्मल हो चुकी है और कोई ऐसी सीट बाकी भी नहीं बची जिनके लिए मैंने हायर कर लूँ। है ना मामा? ईशान के कहने पर सब लोग उसकी तरफ मुतवज्जो हो गए। क्या हुआ अगर हम इन्हें इकनॉमिक्स के सब्जेक्ट के लिए नहीं रख सकते तो इंग्लिश के सब्जेक्ट के लिए रख लेते हैं? लेकिन ईशान बेटा, वो सीट्स भी फुल हैं। मामा, सुहेल साहब अपनी जॉब से रिटायरमेंट लेने वाले हैं, तो हम उनकी जगह में सबा को रख लेते हैं। इकनॉमिक्स के साथ मामा, सुहेल साहब अपनी जॉब से रिटायरमेंट लेने वाले हैं, तो हम इनकी जगह मिस सबा को रख लेते हैं। इकनॉमिक्स के साथ साथ इनका इंग्लिश में रिकॉर्ड भी काफ़ी अच्छा है। वो अपना नाम पहली बार किसी लड़के के मुंह से सुनती है तो पलकों की झालर उठाकर उसकी तरफ देखती है, जो कि पहले से ही उसे देख रहा होता है। दोनों की नज़रें आपस में टकराती हैं। एक की नज़र में इज्जत और हमदर्दी थी तो दूसरी की नज़र में तशक्कुर था, लेकिन वो जल्द ही अपनी नज़रें झुका गई। आंटी, ईशान ठीक कह रहा है, आप इन्हें एक मौका देकर देख लें, इसके बाद आपको जो ठीक लगे वही कीजिएगा। ओके फाइन मिस सबा, आप कल से ज्वाइन कर सकती हैं। सबसे अहम और ज़रूरी बात, ये कॉलेज सिर्फ कॉलेज ही नहीं, मेरा दूसरा घर भी है, जिसे मैंने अपना खून पसीना एक कर सींचा है। ये मुझे मेरी फैमिली की तरह ही अजीज़ है। इसमें किसी भी गलती या कोताही की कोई गुंजाइश नहीं। समझ रही है ना आपने सबा? जी मैम। मरीम शाह की हिदायत पर उसने जल्दी से अपना सर हिला दिया। ईशान, जो कि उसकी तरफ ही देख रहा था, उसे ऐसे करते हुए मासूम सी बच्ची ही लगी। उसकी हरकत पर ईशान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट छा गई। बहुत शुक्रिया मैम, मैं अपना काम पूरी दिल लगी से और ईमानदारी के साथ करूँगी। खुशी के मारे उसकी आंखों में पानी सा चमकने लगा। ईशान को उसकी आंखें बहुत ही प्यारी लगी और अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगी। चलिए मिस सबा, मैं आपको बाकी के स्टाफ से मिलवाती हूँ। उनको कुर्सी से उठता देखकर सबा भी जल्दी से टेबल पर पड़ी अपनी फ़ाइल और बैग उठाकर खड़ी हो गई। मामा, हम क्या करें अब? माँ को जाता देखकर ईशान बोल पड़ा। आप दोनों घर जाओ, मैं आती हूँ। कहते साथ ही मरीम शाह सबा को अपने साथ लेती ऑफिस से बाहर निकल गई। ईशान की नज़र ना चाहते हुए भी अपनी माँ के साथ चलती उस लड़की पर गई, जो आजकल इस ज़माने में भी खुद को सर से पाँव तक ढांपे सर झुकाए हुए थी। ईशान, यार चल घर चलें, आंटी तो गई इस नई टीचर के साथ। माहिर, जो कब से बेजार खड़ा था, उसे बाजू से पकड़कर अपने साथ ले गया। जैसे ही स्टाफ रूम में मरीम शाह दाखिल हुई, पूरा स्टाफ उनके एहतराम में खड़ा हो गया और उनके साथ मैरून अबाई में सर पर हिजाब लिए खड़ी उस लड़की की तरफ मुतवज्जो हुआ। तो स्टाफ, मैंने आप सबको हमारी न्यू टीचर से मिलवाने के लिए बुलाया है ताकि आप सब भी हमारी न्यू टीचर से मिल सकें। तो ये है हमारी न्यू टीचर मिस सबा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग न्यू टीचर को अपना स्टाफ में हिस्सा देंगे, उनको किसी भी किस्म की शिकायत का मौका नहीं देंगे। अगर इन्हें किसी भी किस्म की हेल्प चाहिए होगी तो आप सब लोग खुश दिली से इनकी हेल्प करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग इनको एक अच्छा माहौल फराहम करेंगे, जैसे इनसे पहले आने वाले नए स्टाफ को फराहम करते आए हैं। बाकी का इंट्रोडक्शन आप खुद दें मिस सबा। स्टाफ को मुझे कुछ ज़रूरी काम है तो मैं चलती हूँ।
मरीम शाह सबको खुदाफिज कहती वहाँ से चली गई। इनके जाने के बाद सब स्टाफ को दिल्ली से सबा से मिला। अब काफ़ी हद तक सबा की झिझक और घबराहट भी ख़त्म हो चुकी थी। आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा मुझे। इससे पहले कि वो कुछ और भी कहती, अचानक से इसका मोबाइल बज उठा। उसने जल्दी से सबसे एक्सक्यूज़ किया और अपने बैग से अपना मोबाइल निकाला जिस पर मामा जानी कॉलिंग जगमगा रहा था। अस्सलाम वालेकुम मामा जानी। सबा बेटा किधर हो, काफ़ी देर हो गई है। दूसरी जानिब से जीनत बेगम की घबराहट भरी आवाज़ गूंजी। मामा जानी आप टेंशन न लें, मैं बस थोड़ी देर तक घर पहुंच जाऊंगी। और तुम्हारी जॉब का क्या बना? वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम और आपकी दुआओं से मिल गई है मुझे। तो जीनत बेगम भी खुश हो जाती हैं। अल्लाह हाफिज़ मामा जानी, बाकी की बात घर आकर करती हूँ। घर से कॉल थी। स्टाफ मेंबर में से टीचर सादिया ने इससे पूछा। जी मामा जानी की कॉल थी, वो परेशान हो रही थी। काफ़ी देर हो गई थी, अब मुझे घर चलना चाहिए। सुबह इंशाल्लाह आप सबसे मुलाकात होगी। तुम घर से ही गायब हो, हद होती है वैसे। मरीम शाह थोड़ा झुंझला कर बोली। ओके ठीक है, तुम जल्दी से अपना काम ख़त्म करो और घर वापस आओ, फिर लंच मिलकर साथ करेंगे। ईशान मैं तुम्हें आखिरी बार बोल रहा हूँ, अगर तुमने कुछ ना खरीदा तो मैं तुम्हें इधर ही छोड़कर चला जाऊँगा। इतनी देर से ईशान बस माही को घुमाए जा रहा था। मॉल में कुछ खरीद नहीं रहा था, इसलिए वो गुस्से से बोला। माही मेरी जान, व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस? तुम कब तक मेरा नाम बिगाड़ना छोड़ोगे? माहिर नाम है मेरा। अपने नाम को बिगड़ता देखकर माहिर जल भुनकर बोला। ईशान माहिर को कभी कभी तपाने के लिए माही बोल दिया करता था, जिससे वो अच्छा खासा तप जाता था। अच्छा सॉरी यार, तुम तो जानते हो मुझे जल्दी कोई चीज़ पसंद नहीं आती, इसलिए तो मामा को साथ लाना चाह रहा था ताकि वो अपनी पसंद से मेरी शॉपिंग कर सके। मुझे तो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। ईशान चेहरे पर बला की मासूमियत लाते हुए बोला। हाँ हाँ जानता हूँ मैं, तुम्हें जल्दी कुछ पसंद नहीं आता। पता नहीं शादी के लिए लड़की कैसे पसंद आ जाएगी। जैसे तुम्हारी चॉइस है ना, मुझे तो लगता है तुम्हारे लिए लड़की स्पेशल ऑर्डर पर बनवानी पड़ेगी। माहिर भी जलने भुलने अंदाज में बोला। हाँ हाँ, अब ऐसी भी कोई बात नहीं। ईशान ने जल्दी से उसकी बात की नफ़ी की। अच्छा जी, अगर ऐसी बात नहीं तो फिर बता तुझे कैसी लड़की पे चाहिए? मुझे ऐसी लड़की चाहिए जिसमें हया हो और वफ़ा हो। वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरे लिए बनाई गई हो, जिसकी रूह पर सिर्फ़ और सिर्फ मेरा यानी ईशान शाह का हक हो। वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरे लिए ही बनाई गई हो, जिसके दिल और दिमाग में हर वक्त मेरा और मेरी यादों का बसेरा हो, जो सिर्फ़ और सिर्फ मेरे बारे में सोचे, मेरे बारे में जाने, मेरे दुख सुख की शरीक हो, मेरी कहाँ पर भागी आए, जिसे मेरी दौलत या घर से नहीं बल्कि मुझसे मोहब्बत हो। बस इतने से ही डिमांड है मेरी। वाह क्या कहने ईशान शाह, आजकल के ज़माने में ऐसी लड़कियां कहाँ मिलती हैं। नहीं यार माहिर, ऐसी भी बात नहीं, ये दुनिया अच्छी लड़कियों से भरी पड़ी है। अच्छा अब ये सब छोड़ और घर चल, मामा वेट करेंगे। लेकिन ईशान तेरी शॉपिंग? माहिर ने उसे याद दिलाया। छोड़ यार, फिर कभी कर लेंगे। तो माहिर भी कंधे झुकाता उसके पीछे चल दिया। वो दोनों बातें करते करते गाड़ी तक पहुंचे ही थे कि इतने में ईशान का मोबाइल बज उठा। हाँ गुड़िया बोलो। भाई मुझे यूनिवर्सिटी से पिक कर लें, आज ड्राइवर नहीं आया। अच्छा ठीक है गुड़िया, हम आ रहे हैं। क्या हुआ? ईशान के कान से फ़ोन हटाते ही माहिर ने उससे पूछा। पर को यूनिवर्सिटी से पिक करना है, ड्राइवर उसे लेने नहीं गया। माहिर की गाड़ी में बैठते साथ ही ईशान ने गाड़ी यूनिवर्सिटी की तरफ दौड़ा दी। उफ भाई कितनी देर कर दिया आपने। इन दोनों को गाड़ी से उतरता देखकर फरा ने बिना ब्रेक के बोलना शुरू कर दिया। माही ने आंखों में मोहब्बत का समा लिए उस कांच की गुड़िया को देखा, लेकिन उसे कहाँ इन सब चीज़ों की परवाह थी। अच्छा यार अब बस भी करो, हम लोग ट्रैफिक में फंस गए थे इसलिए देर हो गई। जी नहीं, अब आपको सज़ा मिलेगी। फरा लालची नज़र से अपने भाई की तरफ देखते हुए बोली। अच्छा यार रास्ते में खिलाता हूँ गोलगप्पे, पहले तुम गाड़ी में तो बैठो। कहते साथ ही ईशान ने ड्राइविंग सीट संभाली और माहिर भी उसके साथ वाली सीट पर बेजमान हो गया, जबकि फरा पीछे जाकर बैठ गई। ईशान ने गाड़ी घर की तरफ दौड़ा दी। वो लोग आपस में बातें कर रहे थे कि अचानक से ईशान की नज़र एक जगह पर ठहर सी गई। ईशान ने जल्दी से गाड़ी को ब्रेक लगाई। क्या हुआ भाई, आपने गाड़ी क्यों रोकी? अभी तो गोलगप्पों वाली शॉप बहुत दूर है। फरा ने जल्दी से नज़र आसपास दौड़ाई और ईशान से बोली। यार ईशान तुम इस लड़की को इतने गौर से क्यों देख रहे हो? माहिर बोला। माहिर यार मुझे वो लड़की भी सबा लग रही है, तो क्या करें? माहिर चेहरे पर बेजारियत लाकर बोला। मुझे लग रहा है वो टैक्सी वगैरह का वेट कर रही है, लेकिन यहाँ तो ऐसी कोई भी चीज़ नज़र नहीं आ रही। क्यों ना हम इन्हें लिफ्ट दे दें? ईशान की बात पर माहिर को झटका सा लगा। तो पागल हो गया है क्या? ईशान वो हमारे साथ क्यों कर जाएगी? इसके हुलिये से तुझे अंदाज़ा नहीं हो रहा? यार मैं कौन सा खुद जाकर उससे लिफ्ट का पूछने वाला हूँ, फरा जाकर पूछेगी। ईशान यार हमें क्या लेने देना कि वो यहाँ क्यों खड़ी है? तो घर चल, आंटी हमारा वेट कर रही होंगी। क्या बात है भाई, मुझे बताएं, शायद मैं आपकी हेल्प कर सकूं। फरा ने दोनों को यूँ खुसर पसर करते देख कर पूछा। चंदा मेरी बात ध्यान से सुनो, वो जो मैरून नबाई में सर पर हिजाब लिए लड़की खड़ी है ना, हमारे स्कूल की नई टीचर है। इसे रास्ते में खड़ी टैक्सी का वेट कर रही है। अच्छा थोड़ी लगता है कि अकेली लड़की ऐसे रास्ते में खड़ी टैक्सी का वेट करे। तुम इनके पास जाओ और कैसे भी करके इनको लिफ्ट के लिए राज़ी करो और गाड़ी में ले आओ।
अब ये तुम पर डिपेंड करता है तुम इन्हें किस तरह राज़ी करती हो। तुम खुद को बहुत चालाक, होशियार और इंटेलिजेंट समझती हो ना, तो आज तुम्हारा इम्तिहान है। आज पता चल जाएगा तुम होशियार हो भी या हमें कहती रहती हो। ओह हेलो भाई, आप मुझे चैलेंज कर रहे हैं। शायद आप जानते नहीं कि ये फ़राशा क्या चीज़ है। बस इन्हें लिफ्ट लेने के लिए राज़ी ही तो करना है ना। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। आप देखें तो सही मैं करती क्या हूँ। फ़रा थोड़ी देर जोर से बोली। अच्छा चलो तुम कहती हो तो मान लेते हैं। अब जाओ और थोड़ा जल्दी आना। ईशान के कहने की देर थी कि फ़रा गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई। ईशान और माहिर इसकी तरफ देख ही रहे थे जो तेज़ तेज़ कदमों के साथ सबा की तरफ बढ़ रही थी। अभी थोड़ी दूर ही गई थी कि अचानक से वापस भाग गई। जैसे ही वो गाड़ी के करीब पहुंची ईशान बोल पड़ा, क्या हुआ? चैलेंज हारने का इरादा है क्या? डर गई हो क्या? वो तो मैं उनका नाम पूछने आई थी। मैं उनका नाम पूछना भूल गई। अच्छा उनका नाम में सबा है। वो आज ही इंटरव्यू के लिए मामा के पास आई थी। सारी तफसील जानने के बाद वो दोबारा से सबा की जानिब पड़ गई। उफ इतनी गर्मी है, कोई टैक्सी भी नहीं मिल रही। पैदल चलने की हिम्मत भी नहीं है। मामा जानी भी परेशान हो रही होंगी। एक काम करती हूँ, मामा जानी को कॉल करके बता देती हूँ कि आज लेट हो जाऊँगी। अभी वो खुद से ही बातें कर रही थी कि इसे पीछे से अपने नाम की पुकारें सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर पुकारने वाली को देखा, जहाँ एक बहुत ही प्यारी सी लड़की खड़ी उसे भी देख रही थी। क्या अभी मेरा नाम आपने लिया? सबा ने उससे पूछा। जी हाँ, मैंने ही आपको पुकारा था। एक अनजान लड़की के मुँह से अपना नाम सुनकर सबा हैरान हुई। कौन है आप? मेरा नाम कैसे जानती हैं? सबा ने एक ही सांस में उससे कई सवाल कर डाले। आप परेशान ना हो, मेरा नाम फ़रा शाह है। जिस स्कूल में आप जॉब करती हैं मरीम शाह, वो मेरी वालदा हैं। मुझे मामा ने न्यू टीचर का बताया था, तो इसीलिए मैं आपको देखा मैं कि आप टैक्सी का वेट कर रही हैं। यहाँ टैक्सी भी नहीं है, तो मैंने सोचा आपसे पूछ लूँ। जी टैक्सी तो नहीं है, लेकिन उसने आपको बुरा न लगे तो आपको मैं ड्रॉप कर देती हूँ। फ़रा फ़ौरन से असल मुद्दे पर ले आई थी। अरे नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया, मैं चली जाऊँगी। सबा को किसी अनजान के साथ जाना अच्छा नहीं लगा। सबा ने उलझी हुई नज़रों से उससे पूछा कि मैं तो कभी आपसे मिले नहीं, तो आप मुझे कैसे जानती हैं? सुनते ही फ़रा के चेहरे का रंग उड़ गया। वो थोड़ा सा गड़बड़ा गई। उसे कोई जवाब नहीं बन पाया, तो उसने सच बताने का फ़ैसला किया और सारा सच बता दिया कि इस तरह से भाई ने पहचाना है और मैं आपसे लिफ्ट का पूछने आई हूँ। इस तरह अकेली लड़की का रास्ते में खड़े होना ठीक नहीं है। प्लीज़ आप बुरा मत मानिएगा। यार हमने फ़रा को स्टूडेंट को लेने भेज तो दिया है, गप्पे हाँक रही है खड़े होके। पता नहीं क्या 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 चक चक करके उसका सर खा रही है। इसे इंतज़ार करना पता नहीं क्यों बुरा लग रहा था। ओ माई इतनी फ़िक्र खैर तो है ना? इतनी फ़िक्र खैर तो है ना मिस्टर शानशाह? कहीं तो नहीं है? माहिर थोड़ा शरारत से बोला। बकवास न कर चंटू, मैं तो किसी को भला करना चाह रहा था और तो कुछ नहीं। अपने लिए चिंटू लफ्ज़ सुनकर माहिर का मुंह पूरे का पूरा खुल गया। जी बिल्कुल ईशू, मेरी जान जैसे पहले भी लड़की को लिफ्ट देती रही है, वो भी इतनी गर्मी में। लेकिन ये नज़ारा मेरी इन मासूम भोली भाली आंखों ने पहले कभी नहीं देखा। माहिर ने भी इसे छेड़कर अपना हिसाब बेबाक किया। माही बगैर चुप हो जा, मुझे पहले ही फ़रा चुड़ैल पर इतना गुस्सा आ रहा है जो इतनी देर लगा रही है। ईशान ने भी अपना बदला पूरा किया। फ़रा की बात सुनते ही सबा की नज़र उसके पीछे कुछ फासले पर खड़ी गाड़ी पर पड़ी, जिसमें वही सुबह वाला खूबरू नौजवान बैठा हुआ था। लेकिन सबा को नापसंदीदगी छा गई थी उसके चेहरे पर। फ़रा, आपने मेरे बारे में इस तरह सोचा, मुझे अच्छा लगे, लेकिन आप बिल्कुल भी फिक्र न करें, मैं चली जाऊंगी। सबा ने उसको इनकार किया और घर की तरफ पैदल ही चल दी। उससे यूँ अकेले आता देखकर ईशान को समझ नहीं आया कि वो बुरा क्यों फील कर रहा है, उसे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। फ़रा, तुमसे एक छोटा सा काम नहीं होता। बातें तो ऐसे करके गई थी जैसे आज पूरी दुनिया फतह कर लोगी। एक लड़की को तुमसे लिफ्ट के लिए नहीं मना पाई, हद है वैसे। वो ना चाहते हुए भी फ़रा पर भड़क उठा। भाई प्लीज़ अब बस करें। एक तो मैं चैलेंज हार गई हूँ, ऊपर से आप मेरी इंसल्ट किए जा रहे हैं। मैंने इतनी कोशिश की लेकिन वो नहीं मानी। आपको गाड़ी में बैठा देखकर वो डर कर भाग गई। वो भी ईशान शाह की बहन थी। फ़ौरन से अपना बदला पूरा किया। तुम फ़रा पर क्यों गुस्सा कर रहे हो? मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था वो ऐसे अजनबी लोगों के साथ कभी नहीं बैठेगी, वो भी 2 लड़कों के साथ। अब चलो घर चलते हैं। फ़रा को अपने गोलगप्पों की फिक्र थी, तो ईशान ने कहा कि चुप करके बैठी रहो, गोलगप्पे नहीं मिलने वाले, सारा मूड ख़राब कर दिया, अब घर जाकर खाना खाना। फ़रा का तो मुंह फूल गया था। आए बड़े, लड़की खुद की शक्ल देखकर भागी और इल्ज़ाम मुझ पर लगा दिया। फ़रा मुंह फुलाकर बैठ गई। इसका फूला हुआ मुँह देखकर माहिर से अपनी हंसी कंट्रोल करना दुनिया का मुश्किल तरीन काम लग रहा था। लेकिन खैर वो हंसकर उसे और नाराज़ नहीं करना चाहता था, इसलिए खामोश रहा। माजी, बाबा जानी मैंने खाना बना लिया है, आए और गरम गरम खा लें। खाना बनाने के बाद जीनत बेगम ने प्यार से अपनी बाबा जानी को आवाज़ें दी, लेकिन वो दूसरी तरफ से
ये कोई जवाब न पाकर वो किचन से निकलकर सीधे अपने बाबा के कमरे की जानिब बढ़ गई। वो जैसे ही दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई तो देखा कि बाबा जानी रो रो कर दुआ करने में मसरूफ़ हैं और अल्लाह के सामने अपने हाथ उठाकर अपनी बेटी की खुशियों की दुआएं मांग रहे थे और उससे कहा कि मेरी ज़िंदगी का तो कोई भरोसा नहीं बेटा, मैं तुम्हें तुम्हारे घर का होता देखना चाहता हूँ। तुम्हें पता है मेरे दोस्त रशीद का उन्होंने अपने बेटे मुआविया के लिए तुम्हें मांगा है। अगर आज तुम्हारी माँ जिंदा होती तो वो खुद तुमसे ये सब बातें करती। माँ भी अच्छा लड़का है, तुम्हें खुश रखेगा और तुम खुश रहोगी तो मैं भी खुश रहूँगा। तुम तो मेरी अच्छी और फरमाबरदार बेटी हो ना, तो फिर प्लीज़ इनकार मत करना। मैं रशीद को ज़बान दे चुका हूँ। और जीनत बेगम ने अपने बाबा की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए, उनकी खुशी देखने के लिए हाँ कर दी। आप ही तो हैं जिन्होंने मुझे माँ बाप दोनों का प्यार दिया है। बेटी की रजामंदी का सुनकर अहमद साहब खिल उठे और अल्लाह के हुजूर सजदा देकर उठ गए। खाना खाने के बाद अहमद साहब ने रशीद साहब को कॉल करके रिश्ते पक्का होने की खुशखबरी सुना दी। तो फिर तय रहा अहमद, यार हम अपनी बेटी को जल्द अपने घर लाना चाहते हैं। ये जाने बगैर कि खुशी शायद दोनों बाप बेटी के लिए आखिरी खुशी साबित होने वाली थी। दिन गुजरते कर आज वो दिन भी आ गया जिसका हर लड़की को इंतज़ार होता है। आज वो जीनत अहमद से जीनत मुआविया बन चुकी थी। वो सब लड़कियों की तरह आंखों में सुनहरे ख्वाब सजाए आने वाले खूबसूरत वक्त के बारे में सोच रही थी और चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। दरवाज़ा खुलने और बंद होने की आवाज़ पर वो खुद में सिमट गई। ये वक्त हर लड़की के लिए ही बहुत नया और खूबसूरत सा होता है, लेकिन शायद जीनत बेगम की किस्मत बाकी लड़कियों जैसी नहीं थी। वो अपनी शर्म से झुकी पलकें उठाकर अपने जीवन साथी की तरफ देखती है तो साकित सी रह जाती है। इसका जीवन साथी लड़खड़ाते कदमों के साथ चलता हुआ उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसके बाल बिखरे थे, शेरवानी के बटन खुले हुए थे। जीनत बेगम के लिए सब हैरान कुन था। वो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि शादी की पहली रात उसका शौहर इस हाल में उसके सामने आएगा। वो बच्ची तो थी ना जो ये भी ना समझ पाती कि इसका शौहर क्या पीकर कमरे में आया है। उसकी इस सोच के आते ही वो मासूम अंदर तक कांप उठी और पसीने के नन्हे नन्हे कतरे उसके माथे पर नमूदार हुए। इससे पहले कि वो अपना बचाव करती, उस दरिंदा सिर्फ मजाजी खुदा बेड पर बैठकर उसके कपकपाते हुए हाथ थाम चुका था और उसे संभलने का मौका दिए बगैर एक ही झटके में उसे अपनी तरफ खींच लिया और वो किसी कटी हुई डाली की तरह उसके चौड़े सीने से आ टकराई। उसने अपना आप बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन इस शैतान मुमस्सिफ इंसान ने अपना आप बचा नहीं पाई। वो शैतान इसकी निस्वानियत की धज्जियाँ उड़ाता चला गया और इस मोम की गुड़िया को कुचल कर रख दिया। इसे इस बात का ना तो होश और ना ही अंदाज़ा होता है कि वो क्या कर रहा है। एक नॉर्मल मर्द कभी भी अपनी बीवी के साथ ऐसा दरिंदों वाला सलूक नहीं करता, लेकिन मुआविया तो नॉर्मल मर्द था ही नहीं। शराब नोशी, नशा, जीना, मारपीट करना तो उसका शौक़ था। वो उसकी मोमी वजूद को कुचल कर खुद नींद की वादियों में गुम हो चुका था और वह बेचारी मोम की गुड़िया अपना टूटा बिखरा और दर्द से चूर वजूद लेकर ज़मीन पर बैठकर फुट फुट कर रोती चली गई, क्योंकि वो जालिम सिर्फ इंसान उसे कुचल कर ज़मीन से नीचे फेंक चुका था। जीनत बेगम के पूरे जिस्म पर उसकी हैवानियत के निशान भी बन चुके थे। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी किस्मत पर रोए, चीखे चिल्लाए, अपना ज़ख्मी वजूद किसको दिखाए। कोई मरहम लगाने वाला भी तो नहीं था। एक उसका वाहिद सहारा उसका बाप ही तो था। अगर वो अपनी बेटी को इस हाल में देख लेता तो कैसे इसकी फूल जैसी बेटी को कुचल कर रख दिया गया है, तो वो तो जीते जी ही मर जाता। इस बेचारी में इतनी हिम्मत भी बाकी ना थी कि वो आंसू बहा पाती। वो बेचारी मोम की गुड़िया चुपचाप उठकर लड़खड़ाते कदमों के साथ वॉशरूम की जानिब बढ़ गई। इसने घर में दाखिल होते ही अपनी मामा जानी को सलाम किया। अस्सलाम वालेकुम मामा जानी। वालेकुम अस्सलाम। आ गई मेरी गुड़िया, आने में बहुत देर कर दी। बस मामा जानी कुछ न पूछें, एक तो इतनी गर्मी, ऊपर से कोई टैक्सी वगैरह भी नहीं मिल रही थी और मुझे पैदल चलकर आना पड़ा। उफ़ल्ला बहुत थक गई हूँ। वो थके थके से अंदाज में सोफे पर बैठते हुए बोली, अच्छा चलो कोई बात नहीं, जाओ मुँह धोकर आओ, मैं तब तक खाना गर्म करती हूँ। आज मेरी बेटी को जॉब मिलने की खुशी में मैंने तुम्हारी पसंद का आलू गोश्त बनाया है। याहू वो मामा जानी, आप सच में कितनी अच्छी हैं। आप वर्ल्ड बेस्ट मामा जानी हैं। मुझे सच में बहुत भूख लगी हुई है। मैं बस यूँ गई और यूँ फ्रेश होकर आई, कहते साथ ही वो अपने कमरे की जानिब भागी। थोड़ी देर बाद फ्रेश होकर वापस आई तो दोनों माँ बेटी ने मिलकर खाना खाया। माँ का दुनिया में होना भी एक अजीम नेमत है। सब ने अपनी माँ के मुस्कुराते हुए चेहरे की तरफ देखा। जैसे ही गाड़ी पोश में आकर रुकी, वो फूले हुए मुंह के साथ बगैर किसी से कुछ कहे अंदर भाग गई। यार ईशान, तूने बेचारी को कुछ ज़्यादा ही डांट दिया। देखो कैसे बेचारी का मुंह फूला हुआ है। छोड़ो यार, ऐसे ही मुंह बना रही है। जब गोलगप्पे मिलेंगे तो खुद ही मान जाएगी। चलो अब अंदर खाना खाते हैं, कहते साथ ही वो दोनों अंदर की जानिब बढ़ गए। अस्सलाम वालेकुम। लाउंज में दाखिल होती इन दोनों ने बुलंद आवाज़ में सलाम किया, जहाँ ईशान की मामा बाबा पहले ही बैठे बातें कर रहे थे। इन दोनों ने बड़ी मोहब्बत से इनके सलाम का जवाब दिया। पापा, आज आप ऑफिस से जल्दी आ गए हैं क्या? ईशान ने पापा से पूछा। अरे मेरे शेर, आए कहाँ हैं? मिलकर आलिया के हुक्म पर बुलवाए गए हैं। आज मैं लंच घर आकर ही करना है तो हम भागे भागे चले आए।
अब आपकी मलका आलिया ने बुलाया ही इतने प्यार से जो था, आपको तो आना ही था। और तुम सुनाओ माहिर बेटा, कैसे हो? घर में सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अंकल, अल्लाह ताला का शुक्र है, सब ठीक है। बेगम साहिबा, खाना लग गया है। हॉल में मुलाजमे की आवाज़ गूंजी। ठीक है तुम जाओ, हम लोग आ रहे हैं। मुलाजमे का जवाब देते ही वो सोफे से उठ गई और अपने साथ बाकी सबको भी उठाकर डाइनिंग हॉल की जानिब चल दी। खाना बहुत ही अच्छे और खुशगवार माहौल में खाया गया। ओके एवरीवन, अब मैं चलता हूँ। माहिर खाना खाते ही कुर्सी से उठकर बोला, यार चाय तो पीते जाओ, काफ़ी दिनों के बाद तुमसे मुलाकात हुई है। अंकल मैं ज़रूर चाय पीता, पर रिदा का मैसेज आया है, उसे यूनिवर्सिटी से पिक करना है। गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया तो ड्राइवर ठीक करवा रहा है। माहिर बेटा, अपनी मामा को कहना कि काफ़ी अर्सा हो गया उन्होंने हमारी तरफ चक्कर ही नहीं लगाया। जी आंटी, ज़रूर मैं बोल दूंगा। अल्लाह हाफिज़ कहते साथ ही वो बाहर निकल गया। यार ईशानी, आज कुछ लोग खामोश क्यों हैं और कद्दू की तरह मुँह फुलाया हुआ है? ईशान के बाबा इससे मुखातिब हुए। ईशान ज़ोर से हंसा और अपने बाबा की बात पर ईशान का छट फाड़ कहका गूंजा। पापा, अपने बेटे को चुप करवा लें वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ईशान, मरीम शाह ने ईशान को सख्ती से चुप रहने का इशारा किया। खबरदार अगर किसी ने मेरी बेटी को तंग किया। बोलो पापा की जान, क्या हुआ? अपने बाबा की बात पर फरा ने शरारती नज़रों से अपने भाई की तरफ देखा। फरा की शरारती आंखों में देखकर ईशान को किसी गड़बड़ का एहसास हुआ। इससे पहले वो कुछ कहता, फरा जल्दी से बोल पड़ी। मामा, आपको पता है आज भाई ने एक लड़की की वजह से मुझे गोलगप्पे नहीं खिलाए। क्या मतलब? कौन सी लड़की? मरीम शाह थोड़े गुस्से से बोली। मामा, आपने जो आज न्यू टीचर हायर की थी वो रास्ते में खड़ी टैक्सी का वेट कर रही थी, तो भाई ने मुझे इन्हें लिफ्ट के लिए मनाने का बोला। वो नहीं मानी तो भाई ने मुझे क्या कुछ नहीं कहा। फरा अपनी आंखों में मोटे मोटे आंसू लाते हुए बोली, भाई ने मुझे बहुत डांटा और इतने लोगों के सामने मुझ पर हाथ भी उठाने वाले थे, वो तो इनके दोस्त ने रोक दिया, वरना इनका क्या भरोसा, उठा ही देते। फिर मैं सुबह से भूखी भी थी, कुछ खाया भी नहीं था। मैंने इन्हें गोलगप्पे खिलाने का बोला तो वो भी नहीं खिलाए। अब तो फरा ने मुस्तकिल मरीम शाह के गले लगकर रोना शुरू कर दिया था और यही मरीम शाह की बस हुई थी। इनके बेटे ने इनकी बेटी को कल की आई हुई लड़की की वजह से डांटा। ईशान तो बस मुंह खोले अपने ऊपर लगे इल्ज़ामात सुन रहा था। व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस ईशान, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम इस कल की आई थर्ड क्लास चीप लड़की के लिए मेरी बेटी को डांटे? मुझे तुमसे ये उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं थी। अभी के अभी मेरी नज़रों से दूर हो जाओ मिस्टर ईशान शाह, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फरा को अपनी गलती का एहसास हो, वो जल्दी में कुछ ज़्यादा ही कर गई। ईशान ने एक नज़र सब पर डाली और अपने कमरे में चला गया। मामा को फरा ने भी कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि जब मरीम शाह ने उसे ये कहकर चुप करवाया, अगर वो इसी टाइम कॉल करके इन्हें ये सब बता देती तो बात इतनी ज़्यादा ना बढ़ती। जाओ तुम भी अपने कमरे में। फरा ईशान से बाद में सॉरी करने का सोचते हुए अपने कमरे में चल दी। मामा, क्या आपको अपना बेटा ऐसा लगता है? ईशान का पता था फरा ने ये सब मजाक में कहा था, लेकिन इसकी मामा की बातों ने इसे आज बहुत हर्ट किया था। ओके मामा जानी, अब मैं चलती हूँ। आज मेरी जॉब का पहला दिन है, कहीं मैं पहले दिन ही लेट ना हो जाऊँ। कॉलेज के प्रिंसिपल मुझसे गुस्सा ना हो जाए। वो कॉलेज में दाखिल होती जल्दी से स्टाफ रूम की जानिब बढ़ गई। इसे इसकी क्लासेस का शेड्यूल मिलना था। मिस सबा, क्या आप अबाया और हिजाब नहीं उतारेंगी? ऐसे हिजाब और अबाया में रहेंगी? इसे ऐसे ही अबाया में देखकर टीचर सादिया बोली। वो एक्चुअली मिस सादिया, मैं हमेशा से ही अबाया और हिजाब में रही हूँ। मैं जहाँ भी जाती हूँ ऐसे ही रहती हूँ, और वैसे भी अब तो मुझे ऐसे ही रहने की आदत हो गई है। ऐसे ही अबाया और हिजाब में रहना मुझे अच्छा लगता है। जब मैं खुद को अबाया और हिजाब में देखती हूँ तो मुझे एक अलग सी खुशी महसूस होती है। जब मैं हिजाब में होती हूँ तो खुद को महसूस करती हूँ। जब मैं हिजाब में होती हूँ तो मुझे लगता है इर्द गिर्द का गंद मुझसे दूर है और मेरा कुछ नहीं कर सकता। ये मेरे लिए सिर्फ अबाया और हिजाब नहीं, मेरी पहचान भी है और मुझे अपनी इस पहचान पर फ़ख्र है। माशाअल्लाह टीचर सादिया मिस सबा की बातों से काफ़ी मुतासिर हुई। ये बात तो ठीक है, तुमने हम सबको देख लिया है, लेकिन हम में से किसी ने भी तुम्हें नहीं देखा। तुमने अबाया नहीं उतारना तो ना उतारो, लेकिन कम से कम एक दफ़ा हिजाब उतार कर अपने चेहरे ही हमें दिखा दो। लेकिन मिस सबा ने कोई जवाब नहीं दिया। मिस सादिया भी उसकी खामोशी को महसूस करती अपनी क्लास की जानिब चल दी। सभाबी भी वहीं खड़ी हुई थी। इसे जब अपने पीछे से मरीम शाह की आवाज़ सुनाई दी, मिस सबा, आपको यहाँ बच्चों को पढ़ाने के लिए हायर किया गया है, ना कि गप्पे हाँकने के लिए। आज आपकी जॉब का पहला दिन है और आपने पहले दिन ही मुझे काफ़ी मायूस किया है। पता नहीं आपको इस जॉब पर रखने का मेरा फैसला ठीक भी था या नहीं। सॉरी मैम, आइंदा से मेरी तरफ से आपको कोई भी मायूसी नहीं होगी। होप सो। अब आप जा सकती हैं। और मिस सबा एंड बेस्ट ऑफ लक। सबा भी जल्दी से अपनी क्लास की जानिब बढ़ दी।